My dear students, today I would like to discuss a very important chapter, क्लाज। क्लाज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं और वाक्य में की संरचना में ही उपवाक्य संश्लिष्ट होता है, उसी में जुड़ा होता है। तो आज हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे। क्लास को कहते हैं उपवाक्य। अब जैसा कि इसका नाम है उपवाक्य, तो इस दृष्टि से आप लोग समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसका हिस्सा हो जाता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लाज क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा है। तो जैसे हम लोग कोई भी चीज देते हैं तो कोई भी वाक्य लिखा तो उसमें प्रायः कंजंक्शंस के द्वारा जुड़ करके, यानी कुछ कनेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जुड़ करके क्लाज बन जाता है। जैसे दे रेस्टेड, when, अब ये when शब्द को ध्यान से देखिए, ये कनेक्ट कर रहा है। दे रेस्टेड when इवनिंग came। अब ये कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम। क्लाज में कंजंक्शंस का प्रयोग तभी समझ में आएगा या उसकी जो एनालिसिस है सेंटेंस की तब हो पाएगी जब आप कंजंक्शन को समझते रहेंगे। तो जो व्हेन है, व्हेन से यहां तक कनेक्ट किया तो ये पूरा पार्ट क्लाज हो गया। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? क्लाज। तो एक पार्ट में ये बट गया और दूसरे पार्ट में ये दो हिस्से में वाक्य बट गया। लेकिन वाक्य की संरचना में दे रेस्टेड से लेकर केम तक पूरा महत्व रखता है। इंटायर इसका सिग्निफिकेंस है यहां से यहां तक। क्यों है? बात जो मीनिंग है, जो तथ्य है, जो अनुवाद है, जो इस वाक्य का सार है, वो स्पष्ट नहीं होगा जब तक उसको आप जोड़ेंगे नहीं। एक हमने दूसरा दे दिया, वी नो दैट, हम अब दैट से देखिए, अंडरलाइन किया पहले, दैट कनेक्टर आ गया, कंजंक्शन की भूमिका आ गया। वी नो दैट यू आर नॉट sincere. We know that you are not sincere in your studies. ध्यान से देखिए, आप अपने अध्ययन में सिंसियर नहीं हैं। अब वी नो, हम जानते हैं, लेकिन जो क्या जानते हैं वो बात इस वाक्य के खंड में आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये पूरा, तो ये क्लाज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्लाज। अब अभी तो आपने क्लाज समझा, अब क्लाज को यहां से यहां तक ये भी क्लाज कहलाएगा। अब क्लाज कौन सा कहलाएगा, ये आगे बढ़ते हैं।
किस क्लाज में कैसे आप समझेंगे इसको आगे देखिए। तो क्लाज हो गया, या इतना पार्ट क्लाज, इतना पार्ट, क्योंकि कनेक्टर यहां से शुरू। अब अगला जो क्लाज के बारे में, कि क्लाज को मुख्य रूप से आप 3 भागों में बांटते हैं। क्लाज को मुख्य रूप से 3 भागों में, एक प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लाज। ये 3 भागों में बांट दिया गया। पहले क्लाज कैसे, वाक्य के अंदर उसकी स्थिति क्या है वो स्पष्ट किया गया। अब क्लाज कितने प्रकार के होते हैं, कितने अंग होते हैं? पहला प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज, तीसरा कोऑर्डिनेट क्लाज। अब पहले प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज का संबंध समझ लो। जैसे हमने कहा प्रिंसिपल क्लाज जो होगा उसमें पहचान के लिए सब्जेक्ट होगा प्लस एक फाइनाइट वर्ब होगी, मुख्य क्रिया। समझ लीजिए इस बात को, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होगा। इसको बहुत ध्यान से समझो कि प्रिंसिपल क्लाज क्या है। फिर हम सबऑर्डिनेट क्लाज पे चलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, और इसको हिंदी में कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। अब आप देखें कि ये 3 खंड हिंदी में भी समझते जाइए। प्रधान में ये बिल्कुल पक्का है कि सेंटेंस में मेन वर्ब एक होगा, फाइनाइट वर्ब केवल एक होगा। सभी लोग ध्यान से समझ लें कि फाइनाइट वर्ब प्रिंसिपल क्लाज में एक होगा, और उस फाइनाइट वर्ब का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाए। नोट करते जाएं, बहुत जरूरी है। मतलब ये अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरे क्लाज पर निर्भर नहीं करेगा, स्वतः अपने आप पे किसी पर निर्भर नहीं होगा। जैसे हमने कहा, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, आप देख सकते थे कि जैसे हमने इसका उदाहरण देखिए प्रिंसिपल क्लाज का। जैसे हमने कहा दे स्टडी, उन्होंने अध्ययन किया। दे स्टडीड आ गया। उसके बाद हमने कहा when उन्होंने अध्ययन किया, जो एग्जाम आ गए। when exams came। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम ये बात इतनी को देखें तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और प्लस ये मेन वर्ब हो गया, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब।
तो इतने, ये जो हो गया ये पीसी हो गया, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल का, क्योंकि ये पूर्ण है, दे स्टडीड मतलब उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हेन एग्जाम्स केम, जब परीक्षा आ गई, तो इतना खंड जो वाक्य का है ये एससी है। क्यों एससी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि अगर हम इतनी बात कहें व्हेन एग्जाम्स केम, व्हेन एग्जाम्स केम, तो कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। जब परीक्षा आई, जब परीक्षा आई, जब परीक्षा आई, इसका मतलब अपेक्षित है। लेकिन ये खंड दे स्टडी पूर्णतया कंप्लीट है, दे उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने अध्ययन किया, वे अध्ययन करते थे, जो भी भाव। तो इसमें ये तो पूर्णता को, पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन इतना वाक्य खंड व्हेन एग्जाम्स केम, जब परीक्षा आई, तो ये निर्भर है, इसीलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको आप नहीं हटा सकते, ये इस पे निर्भर है। इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान में सब्जेक्ट आया, एक मेन वर्ब आया, और जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है। यानी कि ये वाला एससी किस पर आश्रित है? एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज पीसी पर आश्रित है, उसके अधीन है, उस पर टिकी हुई, आश्रित है पूर्ण अर्थ देने में। इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे हम प्रिंसिपल क्लॉज, अच्छा इसका कोई भेद नहीं होता, नो काइंड, इसका कोई भेद नहीं। तो मेन है, जैसे प्रिंसिपल कॉलेज में एक होता है, प्रेसिडेंट देश में एक होता है, प्राइम मिनिस्टर एक होता है, तो ये जो टॉप पे है वो किसी के साथ नहीं, वो टॉप पे है। वैसे ग्रामर में इसका, और इसके 3 काइंड होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है। इसके 3 काइंड्स कौन कौन से हैं? एक होता है नाउन क्लॉज, और एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 हिस्सों में बांट दिया, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब। अब यहां से विस्तार शुरू हो जाता है। अभी हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे, और इससे जुड़ा जितना भी विषय है उसकी एनालिसिस करेंगे। अब जरा देखिए, अब हम जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पे आ गए 3 हिस्सों में, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज आया। नाउन क्लॉज को आप लोग ध्यान से इसको समझ लें कि नाउन क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सभी लोग ध्यान से, रहता है और नाउन के समान कार्य करता है। जो सब्जेक्ट और इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये तो वाक्य में रहते ही। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसके समान कार्य करता है? नाउन के समान कार्य करता है, संज्ञा के साथ।
कार्य करता है, ये इसकी पहचान है। सब्जेक्ट, ये इसको नोट कर लें सभी लोग कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो रहेगा, लेकिन एक एक वह क्लास, लेकिन वो नाउन के समान कार्य करेगा। अब जैसे हमने कहा मोहन एक्सपेक्ट्स, मोहन ये आशा करता है दैट he will get a prize। ध्यान से देखिए, मोहन ये एक्सपेक्ट करता है कि वह इनाम जीत लेगा। तो इतना पार्ट तो पीसी हो गया कि मोहन ये एक्सपेक्ट करता है, प्रिंसिपल क्लास। यहां से जो ये पार्ट है ये पूरा, ये एनसी हो गया, नाउन क्लास। कैसे हो गया नाउन क्लास? ध्यान से देखें ये नाउन क्लास क्यों हो गया। ये इसलिए हो गया कि ये अब इसमें जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मोहन आशा करता है। जो मोहन आशा कर रहा है वो सारी बात इसमें दे दी गई कि वह इनाम प्राप्त करेगा। यहां पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग हुआ और की अर्थ है, क्योंकि यही दैट आगे एडजेक्टिव क्लास में भी आएगा, एडवर्ब क्लास में भी आएगा। वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने पर की अर्थ है तो आप जान लेना कि नाउन क्लास है। ये ट्रिक है। मोहन अपेक्षा करता है, आशा करता है कि वह इनाम पाएगा। अब पहले जो हमने बताया कि प्रिंसिपल क्लास है और ये एनसी जो सबऑर्डिनेट क्लास का पार्ट है, हिस्सा है, दो है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, मिला जुला वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो नाउन के समान कार्य कर रहा है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मोहन अपेक्षा करता है, अब ये पूरा कि वह इनाम पाएगा, पूरी बात इधर कही गई। खाली मोहन अपेक्षा करता है, अब उसका नाउन की इनाम पाने की, तो इनाम पाना ये नाउन का स्वरूप हो गया। क्या पाएगा? इनाम पाएगा। और दूसरी ट्रिक के थ्रू की अर्थ निकले तो वहां नाउन क्लास होगा। ये बहुत, अब इसके कुछ ट्रिक में हम बता दें कि दैट का अर्थ जब की हो तो नाउन क्लास, व्हाट या व्हाट एवर का अर्थ जो कुछ हो हिंदी में तो नाउन क्लास। पहले ये देख लीजिए, दैट का अर्थ की हो और व्हाट या व्हाट एवर का अर्थ जो कुछ निकले तो नाउन क्लास। लेकिन लिमिट नहीं है कि कुछ निश्चित शब्द है नाउन क्लास में। ये विस्तार से आप देखेंगे तब समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए एक हमने शब्द लिया इफ या वेदर। अब इफ या वेदर भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन कब? जब या कुछ निश्चित ना हो। जो नाउन क्लास का हिंदी में अर्थ आएगा वो निश्चित ना हो। जैसे हम कहते हैं आई डोंट नो इफ ही इज इल। ध्यान से देखें,
डोंट नो इफ ही इज इल। इफ या वेदर का प्रयोग भी नाउन क्लॉज में आ गया, लेकिन एक चीज अब इसमें क्या आ गया, मुझे नहीं मालूम कि वो बीमार है। जब अनिश्चितता होगी, डाउट होगा, पक्का नहीं होगा, तो भी इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग यहां पर आ जाएगा। तो ये भी नाउन क्लॉज होगा, इतना पार्ट। ये तो पीसी हो गया और ये एससी हो गया। एनसी का ही, एनसी में ही तो ये रहता है ना, ये एनसी ही तो एससी का पार्ट है। तो जब ना, लेकिन कर रहा नाउन के समान ही कर, मुझे नहीं ज्ञात है कि वो बीमार है। अब वो माने कोई व्यक्ति, तो ये जो नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें भी सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया, लेकिन वो जो प्रेडिकेट है वो नाउन के समान कार्य कर रहा पूरा आगे। जो कहना चाहेगा, मुझे नहीं मालूम, अब जो कह रहा है वो कह रहा कि वो बीमार, अब वो सब शायद बीमार हो, इसमें अर्थ ये भाव निकला कि शायद वो बीमार हो, कि शायद ऐसा भाव निकले। क्यों? क्योंकि यही इफ एडवर्ब क्लॉज में आ जाएगा, तो उसमें लगेगा, वो कंडीशनल स्थिति में आएगा। इफ यू रीड यू विल पास, तो वहां कंडीशनल में इफ आएगा, यहां शायद यानी संभावना में आ रहा, यानी पक्का नहीं है, अनिश्चितता में आ रहा, कि शायद का मतलब ही हो गया अनिश्चितता। तो सावधान, हम कोई भी शब्द, बहुत से शब्द ऐसे हैं, अब जैसे इफ वेदर एडवर्ब क्लॉज में भी आगे पढ़ाया जाएगा, हु आ गया, व्हिच आ गया, दैट आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज में भी आएगा, दैट या सो दैट एडवर्ब क्लॉज में भी आएगा। तो कैसे अंतर स्पष्ट करोगे, हाउ टू डिस्टिंग्विश, घालमेल ना होने पाए तो की अर्थ में आए जब हिंदी निकालोगे, क्योंकि ग्रामर का मूल मंत्र है दिए गए वाक्य का हिंदी में अनुवाद, और जब आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लेंगे तो अपने आप निकल आएगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि शायद वो बीमार हो, यानी मालूम नहीं, निश्चित नहीं। जब आशंका होगी तो निश्चित रूप से इफ का प्रयोग नाउन क्लॉज में भी हो सकता है। आगे इसका हम और विवेचन एनालिसिस करेंगे विस्तार से, इसको नोट कर लें। धन्यवाद।